हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरियर क्लासेस में। तो कैसे हैं साथियों और कैसी चल रही है आप सब लोग की तैयारी। तो आज के सेशन में मैं आपके लेकर आया हूं लेखपाल ग्रामीण प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, पूसा गोल्ड किसकी एक प्रजाति है। जो पूसा गोल्ड है वो किसकी एक प्रजाति है पूछा है इन्होंने। तो ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी मक्का। तो बताइएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो साथियों जो पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, तो ये पूसा बोल्ड जो है आपकी सरसों की एक प्रजाति है। और सरसों के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एक रबी की फसल है जिसकी बुआई हम लोग अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और इसकी कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो जो नेशनल सरसों रिसर्च सेंटर है, जो हमारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र, ये हमारा भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ है? भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो अगला सवाल इसी के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितने रकम की सहायता दी जानी चाहिए। एक योजना चलती है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो इसके तहत कितनी रकम दी जाती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख और ऑप्शन डी 60 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 25 लाख। इसमें जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में मदद दी जाती है ये 25 लाख की दी जाती है। ठीक है, इस योजना में होता क्या है, इसके तहत आपके लिए 7 वर्ष के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा कि आपके लिए 7 वर्ष के लिए दी जा रही है। इसके साथ अगला सवाल देखते हैं। आइए कि इनमें से कौन भैंस की किस्म है। 4 वैरायटियाँ दी हैं। अब आपसे पूछा कि इनमें से भैंस की प्रजाति कौन सी है, भैंस की किस्म कौन सी है। तो ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी भदावरी, ऑप्शन सी नागपुरी या ये सभी। तो आपको बताना है। तो आपके लिए बता दें कि ये भैंस की तीनों प्रजातियां सही हैं। मुर्रा भी भैंस की प्रजाति है, भदावरी और नागपुरी ये सारी की सारी भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इसके अलावा और भी भैंस की बहुत सारी नस्लें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम एक सुरती के अलावा आपने सुना होगा जाफराबादी। ये भी नोट कर लीजिएगा, कापी पेन लेके बैठिए। ये भैंस की प्रजातियां हैं सारी। इसके अलावा एक होती है महसाना के अलावा एक होती है गोदावरी। ये सारी भैंस की किस्में हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया। इसके अलावा एक और होती है सांबलपुरी, एक होती है तराई, एक होती है टोंडा। ये सारी की सारी भैंस की प्रजातियां हैं। ठीक है, अगर आप बात करें कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी भैंस होती है, तो जो आपकी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं ये सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। ठीक है, और ये लगभग भारत के सभी हिस्सों में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल, राजस्व परिषद के न्यायिक मामलों में कितने सदस्य होते हैं। जो राजस्व परिषद का न्यायिक मामले होते हैं उनमें कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। तो बताइए राजस्व परिषद के जो न्यायिक मामले हैं उनमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और राजस्व परिषद के जो आपको मैंने पढ़ाया था न्यायिक मामले और प्रशासनिक मामले, 2 तरह का होता है राजस्व परिषद। तो जो न्यायिक मामले हैं उसमें 7 सदस्य होते हैं और जो प्रशासनिक होते हैं उसमें 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। और मैंने आपको बताया था कि राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है और न्यायिक मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो हमारा लखनऊ में है, और इसका जो न्यायिक मुख्यालय है वो हमारा प्रयागराज में है। ठीक है, दोनों आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का नाम पहले क्या था। जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना होती है इसका पहले नाम क्या था। अगर कोई व्यापारी है जिसकी दुर्घटना हो जाती है तो मुख्यमंत्री ने उसका क्या नाम रखा था पहले। तो ऑप्शन ए है दुर्घटना बीमा योजना,
ऑप्शन बी है जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना है, इसका नाम जो पहले था, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसका नाम पहले था जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, तो इसका ये पहले नाम था और आज इसका नाम बदलकर हो चुका है आपका मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, अगर बात करें इसका नाम बदला कब गया, तो इसका जो नाम बदला गया वो आपका 30 जून 2016 को बदला गया था। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है। ऑप्शन ए ककरीली एवं पंथरीली, ऑप्शन बी महीन अवसाद, ऑप्शन सी दलदली, ऑप्शन डी लैटराइट। तो जो भाबर मृदा है इसका निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो भाबर मिट्टी है तो इसका जो निर्माण हुआ ये कंकरीली और पथरीली और मोटे जो बालू होते हैं उनसे हुआ है। ठीक है, कंकरीली पथरीली और बालू, इनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और इस मिट्टी की बात करें तो बेटा ये काफ़ी छिछली मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है, इसलिए यहाँ पर जो कृषि होती है वो हो नहीं पाती है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए कृषि जोत का अधिकतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन बी बची भूमि का भूमिहीनों में वितरण, ऑप्शन सी जमींदारी उन्मूलन, और ऑप्शन डी चकबंदी। तो आपको बताना है कि कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और होने के बाद सबसे पहले जो आया वो आया हमारा जमींदारी उन्मूलन कानून, ऑप्शन सी जमींदारी उन्मूलन कानून, जो कि हमारा आया था 1950 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भारत सरकार का पहला प्रमुख कृषि सुधार कार्यक्रम था या कानून था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जाफराबादी किस एक पशु की भारतीय नस्ल है। तो अभी मैंने ऊपर भैंस की नस्लें आपके लिए बताई, तो वहाँ पर मैंने आपके लिए नस्लें बताई थी, जाफराबादी वहाँ बताई थी। तो जाफराबादी भैंस, गाय, बकरी या घोड़ा, तो इनमें से ऑप्शन ए ये भैंस की ही नस्ल है। ठीक है, इसी साथ अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। तो अगर बात करें राजस्व परिषद की स्थापना की, तो राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी ये 1881 में हुई थी और प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, और फिर राजस्व परिषद का बाद में विभाजन हुआ जो कि 1947-48 में किया गया। तो वर्तमान में मैंने आपको बताया है कि राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में। ठीक है, तो 1831 में इसकी की गई थी स्थापना। ठीक है, कब की गई थी, 1831 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1831। अगला सवाल देखते हैं, जो क्षेत्र ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है तो उस क्षेत्र का गठन किस में किया जाएगा। यानी जो क्षेत्र पहले ग्रामीण थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने तरक्की करी, उनमें विकास हुआ, फिर वो धीरे धीरे नगर या कस्बे बन गए, तो इनका गठन किस में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपके सामने नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो जो हमारे नगर पंचायत बन रहे हैं, ये गांव जो बढ़ रहे हैं, तो ये नगर पंचायत बन रहे हैं। ठीक है, जो क्षेत्र विकसित हो रहे हैं तो वो नगर पंचायत का उससे गठन हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे हमारे कस्बे या शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, फिर वहाँ पे नगर पंचायत बन रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा नगर पंचायत। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसतन जनघनत्व कितना है। आपको उत्तर प्रदेश का औसतन जनघनत्व बताना है कितना है। ऑप्शन ए 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, 842 प्रति वर्ग किलोमीटर, 800 प्रति वर्ग किलोमीटर, या 929 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम जो हमारी जनगणना हुई थी ये 2011 में हुई है। तो इस जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का औसतन जनघनत्व है ये हमारा ऑप्शन
एक है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 2001 और 2011 के दौरान क्या था, ये इससे 139 और कम था, ठीक है। तो इसमें आप 829 में अगर हम 139 घटा दे रहे हैं तो देखिए 0, और इधर हमारा 9, इधर हमारा इतना था 590, ठीक है, सॉरी 690, इससे पहले था हमारा 690। अगर 2001 की जनगणना की बात करें तो उस समय हमारा जनगणना था 690 प्रति वर्ग किलोमीटर, और इस समय जो 2011 जनगणना है उसमें हमारा 139 की वृद्धि हुई है, तो अब हो गया 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया के हिसाब से। तो ऑप्शन 1 लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन सी डी मैनपुरी। तो सभी लोग आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। जो उत्तर प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। तो उसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। जो उत्तर प्रदेश का वन प्रशिक्षण संस्थान है ये कानपुर में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1988 में बनाई गई थी, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम पूरे भारत के वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, भारत का वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो बेटा ये इसको FRI भी बोलते हैं, ये देहरादून में है, इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे भारत का ये देहरादून में है और उत्तर प्रदेश का कानपुर में है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी साथ अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध कहाँ स्थित है। तो पारीक्षा बांध कहाँ है और कौन से ज़िले में और कौन सी नदी पर है, ये सब आपको बताना है। ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी केन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर, और ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो उत्तर प्रदेश का जो पारीक्षा बांध है ये हमारा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर बना हुआ है। अब बेतवा नदी में ये कहाँ पे बना हुआ है, तो जो हमारा झांसी ज़िला है ये झांसी में बना हुआ है, ठीक है, झांसी में बना हुआ है। और बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ाई हैं, वहाँ पे बताया था। तो बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना में ये हमीरपुर में जाके हमीरपुर में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पारीक्षा बांध पड़ता है बेतवा नदी पर। इसके साथ अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन ए माता टीला बांध, ऑप्शन बी मेजा बांध, ऑप्शन सी रिहंद बांध, और ऑप्शन डी रामगंगा बांध। तो उत्तर प्रदेश के अगर सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है, रामगंगा बांध। और रामगंगा नदी हरदोई जनपद की सवाईजपुर तहसील में गंगा नदी में मिल जाती है। आपसे सवाल कोई पूछ ले कि रामगंगा नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं हरदोई में, मैं बता रहा हूँ आपके लिए गंगा में मिल जाती है, लेकिन ये भी ठीक है। और आज की अगर बात करें तो ये इसका राइट आंसर है, ये कन्नौज में मिलती है, ठीक है, कन्नौज में मिलती है, ठीक है। तो आप कन्नौज याद रखना, ऑप्शन में आपको 99% कन्नौज ही मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है जो वो रामगंगा बांध है और ये रामगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, और कोई सा बांध मत समझना, माता टीला बांध है, मेजा बांध है, रिहंद बांध, सबसे ऊंचा बांध नहीं है ये। उत्तर प्रदेश का आपका सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा बांध ही है, ठीक है। तो रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। और अगला सवाल देखते हैं कि राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये राकड़ मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, यमुना के बीहड़ में, गंगा के मैदान में, पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर, या नदियों के किनारों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी
पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर राकड़ मिट्टी पाई जाती है। तो जो राकड़ मिट्टी होती है ये लाल भूरे रंग की दानादार मिट्टी होती है और ये दो तरह की होती है, मोटी राकड़ मृदा और पतली राकड़ मृदा। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय। तो जो हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी 1974 में शुरू की गई थी और 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और इसके बाद मोरारजी देसाई जी ने अनवरत योजना या रोलिंग प्लान लेकर आए थे। ठीक है। तो ये थी हमारी पाँचवीं पंचवर्षीय। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो कि बेटा इसमें एक गलती हुई है, ऑप्शन में मैंने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रखना भूल गया, सॉरी। आप यहाँ पे कहीं पे पाँचवीं कर लो, कोई सा एक ऑप्शन काट के वहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कर लो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, ये समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। अगर मैं इसका कार्यकाल की बात करूं तो ये 1974 में शुरू हुई थी और 1978 में ही ख़त्म कर दी गई थी। और उसी समय प्रधानमंत्री हमारे मोरारजी देसाई जी बनाए गए थे, तो उन्होंने इसको ख़त्म करके एक नया प्लान लागू किया जिसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बस पाँचवीं कर लेना, ये कोई सा एक ऑप्शन काट के, उसका राइट आंसर जो है वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। ये वाले ऑप्शन ऊपर कॉपी हो गए थे। तो अगर मैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा की बात करूं तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? अभी मैंने ये आपको ऊपर बताया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1963 में या 1974 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था, ये भारत का पहला कानून था जो कि भूमि सुधार या कृषि से संबंधित था। तो ये 1950 में पारित हुआ था। ठीक है। उस समय जो कृषि मंत्री थे, आपसे कोई पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो बेटा उस समय जो कृषि मंत्री थे ये मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह, इनका नाम आज भी किसान नेता के रूप में लिया जाता है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है। ये कृषि मंत्री थे और इन्होंने कृषि में काफ़ी सुधार किए हैं। और ये अधिनियम 1950 में पारित तो हो गया, लेकिन अगर बात करें कि ये अस्तित्व में कब आया, लागू कब से हुआ, तो ये 11 जुलाई 1952 से अस्तित्व में आया। ठीक है। यह लागू हो पाया। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में भूमि सुधार अधिनियम पारित कब किया गया? तो पारित पूछा गया तो वर्ष 1950 में ही पारित किया गया और लागू 52 में हुआ। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो चावल का कटोरा की अगर बात करें तो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है हमारे वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का अगर चावल का कटोरा पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा वाराणसी को कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो हमारा और छत्तीसगढ़ में होगा, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ को चावल कटोरा कहेंगे। अगर उसकी बात करें वैसे सबसे ज़्यादा मतलब मात्रा में, तो वैसे तो पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बड़ा है छत्तीसगढ़ से। लेकिन चावल का कटोरा अगर पूछ ले तो छत्तीसगढ़ को ही कहते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा जो है वो कटक में है। राष्ट्रीय वाला कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हमारा फिलीपींस में है। फिलीपींस मनीला में है। वो कौन सा है? वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वाला है। और राष्ट्रीय वाला कटक उड़ीसा में है और अंतर्राष्ट्रीय वाला
मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये सवाल आ गया, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सिमिट मैक्सिको, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी मनीला फिलीपींस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अभी मैं आपको बता रहा था, ये मनीला फिलीपींस में है, याद रखना, और राष्ट्रीय कटक उड़ीसा में है। ठीक है, अगला सवाल, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक कृत्रिम अंग लगाने में निर्वहन किए जाएंगे? एक योजना चलती है मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। ये बीमा योजना अगर किसी को दिक्कत हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर कृत्रिम अंग लगाने हैं तो कितने रुपए तक के लगाए जा सकते हैं? तो कितने रुपए का तुरंत मतलब सहायता की जाएगी? 50,000, 1 लाख या 2 लाख या 1.5 लाख? तो मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमित व्यक्ति है, जिसका बीमा है इस योजना के अंतर्गत, तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग लगाने की व्यवस्था इसमें की गई है। कृत्रिम अंग तथा दुर्घटना के पश्चात उसके लिए तुरंत 25,000 रुपये तक का तत्काल इलाज की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ठीक है, तो ये है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उसको 25,000 तक का तुरंत इलाज कराया जाएगा, और कृत्रिम अंग लगाने की जरूरत पड़ रही तो 1 लाख तक की मदद वहाँ पे की जाएगी। अगला सवाल, भारत के अंडे उत्पादन में विश्व में किस स्थान पे है? पूरे वर्ल्ड में अंडे के उत्पादन में भारत किस नंबर पे है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो अगर मैं अंडे उत्पादन की बात करूं तो अंडे उत्पादन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है चाइना, सेकंड नंबर पे USA, और हमारा भारत फिर कौन से नंबर पर आएगा? तो भारत है हमारा एग के उत्पादन में 3rd नंबर पे। ठीक है, अंडा उत्पादन में भारत विश्व में 3रे नंबर पर आता है। फर्स्ट पे चाइना और नंबर 2 पे USA और इंडिया 3rd नंबर पे। अच्छा, 2017 की पशुगणना कौन सी पशुगणना थी? तो पशुगणना आपके लिए बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। तो 2017 की पशुगणना कौन सी पशुगणना थी? 25वीं, 26वीं, 20वीं या 18वीं? 2017 में जो जनगणना हुई है लास्ट टाइम हमारी, तो ये हमारी 20वीं पशुगणना थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और 2017 की जो पशुगणना हुई है ये भारत की पहली डिजिटल पशुगणना थी। ठीक है, डिजिटल इंडिया हो चुका है अब, तो ये जो पशुगणना हुई है ये डिजिटल हुई है। भारत की पहली डिजिटल पशुगणना थी ये। अगर बात करें भारत में पहली पशुगणना कब हुई थी, तो पहली पशुगणना जो हमारी हुई थी ये 1919 और 20 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल और आज की प्रैक्टिस सेशन का लास्ट सवाल कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। अभी मैं क्लास में यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन वाले बच्चों को, तो उसमें मैंने इनके लिए संगीत घराने पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे इनका जिक्र हुआ था। तो ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी है, इनका संबंध कौन से घराने से है? ऑप्शन ए आगरा घराने से, ऑप्शन बी कानपुर घराने से, ऑप्शन सी वाराणसी घराने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 3 ही ऑप्शन है, इनमें से बताने आपको गिरिजा देवी का संबंध किससे है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वाराणसी घराना, ऑप्शन सी है वाराणसी घराना, तो इनका जो संबंध है ये वाराणसी घराने से है। ठीक है, अगर बात करें इनके जन्म की और निधन की, तो जन्म तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इनका अभी जो निधन हुआ था वो कुछ साल पहले हुआ था। तो इनका निधन जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 2017 को कलकत्ता में हुआ था, इतना मुझे पता है। 24 अक्टूबर 2017 को इनका निधन कलकत्ता में हुआ था, और इनके लिए ठुमरी की रानी के नाम से मशहूर है ये। ठीक है, गिरिजा देवी जो थी इनके लिए ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठुमरी एक विधा होती है संगीत की, तो ठुमरी विधा की ये रानी कहलाई जाती हैं, तो इनके लिए ठुमरी की रानी कहा जाता था। ठुमरी की रानी या क्वीन ऑफ ठुमरी किसको कहा जाता था? गिरिजा देवी को। इम्पॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और ये ठुमरी की रानी थी, इसलिए संगीत की दुनिया में बहुत जाना माना, बहुत पहचाना चेहरा थी। और इनके जो चाहने वाले थे, इनके जो फैंस थे, वो इनको अप्पा जी कहते थे। ये भी याद रखना, क्या कहते थे? अप्पा जी। जिसको 3 नाम बता दिए, अप्पा जी भी कहते थे गिरिजा देवी को, और ठुमरी की रानी भी कहलाती थी ये। और 24 अक्टूबर 2017 को इनका देहांत हो गया, और ये वाराणसी घराने से संबंध रखती थी। ठीक है बेटा,
तो कैसी लगी आज की प्रैक्टिस ज़रूर बताइएगा। आज की प्रैक्टिस का यही लास्ट सवाल था। तो आपके लिए बता दूं, मैं लेखपाल के जो सवाल लेकर आ रहा हूं ग्रामीण प्रवेश के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं आप सब लोग के लिए। इन प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और डायरी पेन लेकर बैठा कीजिए, इनको नोट भी कर लिया कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं परीक्षा से पहले आपके लिए काफ़ी हद तक इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप बहुत आराम से 23-24 नंबर तक ग्रामीण प्रवेश में ला सकते हैं। इसके अलावा अभी आप प्रैक्टिस पहले की जरा 25-30 कर लीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए टॉपिक वाइज जो हमने सिलेबस आपके लिए कराया है उसके हिसाब से मैं आपके लिए टॉपिक वाइज ग्रामीण प्रवेश के 30, 40, 50, 60, 100 जितने भी क्वेश्चन होंगे जिस टॉपिक में बन सकते हैं अधिकतम, मैं आपके लिए टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो जो प्रीवियस ईयर में आपके लेखपाल के पेपर हो चुके हैं तो मैं वो पेपर भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दूँगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।